Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. Okay, so this is the turn of now BA Part 1. BA Part 3 की बात की मैंने, फिर BA Part 3 का पहले सबसे एग्जाम था, फिर BA Part 2 का एग्जाम था, उनका भी जितना कुछ कवर हो सकता था सब कुछ कवर कर दिया और अब BA Part 1 की बारी आई क्योंकि इनका एग्जाम सबसे बाद में है। ओके, सो BA Part 1 आप लोग इस बार सेमेस्टर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं। एक बार आपने सेट पैटर्न पे एग्जाम दे लिया है, उसी पैटर्न पे आपको एग्जाम देना है। तो जो माइनर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस MCQ देने होते हैं, है ना। अच्छा, जो तो MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि आप लोगों की आदत नहीं है आपको MCQ सॉल्व करने का, है ना। क्योंकि थ्योरी में तो कुछ भी लिखता है आदमी, है ना, कुछ भी लिखते हैं आप लोग कहानी अपने मन से, लेकिन इसमें तो कुछ ना कुछ टिक लगाना है। तो इसके दो फायदे नुकसान दोनों हैं। एक बार तो ये हो सकता है कि आपको कुछ भी ना आता और आप सही आंसर पर टिक लग जाए गलती से, भाई 4 ही तो हैं, उनमें से एक तो सही होना ही है, तो 25% तो घूम फिर के प्रोबेबिलिटी हर ऑप्शन की है सही होने की। और दूसरी बात ये कि आपको मतलब ये इसका और नुकसान फायदा ये है कि थोड़ा बहुत भी अगर पता हो तो आंसर इस पर टिक का सही ऑप्शन आप लगा सकते हैं अगर आप दिमाग से काम करें तो मैंने 2 सेट बनाए हैं। फर्स्ट सेट देखिए इसके ऊपर लिखा है पेपर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पेपर 1 के बगल में ये भी लिख देना चाहिए था कि ये उस पर लिख दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन है ना। दूसरा पेपर आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पे आपको पता है कि 35 क्वेश्चन आपके प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन से बनेंगे, 35 क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन से बनेंगे, 70 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में हल करने होंगे। बहुत ज्यादा टाइम है 70 क्वेश्चन हल करने के लिए, बहुत ज्यादा, 1 मिनट भी नहीं, मतलब क्या बताएं, है ना। और क्या करना होगा आपको, हाँ, और सही प्रश्न पर आपको एक उत्तर मिलेगा, सॉरी, सही उत्तर पे आपको 1 नंबर मिलेगा और कोई गलत नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यानी कि गलत अगर आपने कर दिया तो 0 मिलेगा, नंबर काटा नहीं जाएगा। बड़े एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि इसलिए नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है कि आप तुक्का न लगाएं, उसी आंसर पर टिक लगाएं जब आपको पता हो कि ये पूरी तरह से आप सुनिश्चित हो कि यही इसका आंसर है। तो 2 सेट मैंने बनाने की कोशिश की है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये भी आपको देखना होगा कि यूनिट वाइज क्वेश्चन, भाई जो भी क्वेश्चन पेपर बनाएगा वो यूनिट वाइज बनाएगा ना, ऐसे थोड़ी ये पहली यूनिट से ही पूरे 35 क्वेश्चन बना देगा बाकी यूनिट छुट्टी है। हर यूनिट का रिप्रेजेंटेशन आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, इसलिए आपको हर यूनिट पढ़नी समझनी है। तो एक कोशिश है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पहली यूनिट आपकी क्या है, जिसमें आपकी प्रायोरिटाइजिंग द एम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन है ना। तो इसमें ये सवाल बना कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इन व्हाट सोशल कंटेक्स्ट आर द एम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन प्रायोरिटाइज्ड। वो कह रहा है कि आपके सिलेबस के अनुसार कौन सा ऐसा सामाजिक संदर्भ है जिसमें कि भारतीय शिक्षा के लक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई है। तो क्या कैपिटलिस्ट एंड कॉम्पिटिटिव है, क्या डेमोक्रेटिक इगेलिटेरियन एंड ह्यूमेन है, क्या ट्रेडिशनल और हायरार्किकल है, क्या कॉलोनियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो आपको अगर आपने सिलेबस को ही ध्यान से देख लिया है तो आपको पता होगा कि ये डेमोक्रेटिक इगेलिटेरियन और ह्यूमेन है, आपके सिलेबस में ही लिखा है। इतना आसान प्रश्न भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा है विच ऑफ दीज इज ए नेशनल, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। फिर विच ऑफ दीज इज ए नेशनल वैल्यू फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड एज एन एजुकेशनल एम। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय मूल्य, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा के लक्ष्य के रूप में वर्णित है। तो क्या वो सोशलिज्म है, क्या वो इंडिविजुअलिज्म है, क्या वो मोनार्की है, क्या वो मेटीरियलिज्म है, या मतलब समाजवाद है कि व्यक्तिवाद है कि राजतंत्र की बात हो रही है कि भौतिकवाद की बात हो रही है। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों पे बल है, तो व्यक्तित्ववाद नहीं है, ये व्यक्तिवाद नहीं है। राजतंत्र तो बिल्कुल नहीं है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ। भौतिकवाद की हम लोग बात नहीं करते हैं, तो ये है क्या, समाजवाद है। आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं कि अगर आपको सही उत्तर ना पता हो तो आप ये देख सकते हैं कि क्या, अगर आपको नहीं पता है कि सोशलिज्म है कि नहीं, तो आपको ये तो हो सकता है ना कि क्या नहीं है, मेटीरियलिज्म तो नहीं है, मोनार्की तो नहीं है, इंडिविजुअलिज्म की भी ऐसी बात नहीं की है, लेकिन समाजवाद की बात आपके भारतीय संविधान में की गई है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म इज लिस्टेड एज ए। वो कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को किस रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म इज लिस्टेड एज ए, धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को।
तो क्या ये इकोनॉमिक गोल है, क्या ये टेक्निकल स्किल है, क्या ये एंशियंट रिचुअल है, या नेशनल वैल्यू फॉर एजुकेशन है? तो निश्चित रूप से ये नेशनल वैल्यू फॉर एजुकेशन है, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मूल्य नहीं, आर्थिक लक्ष्य नहीं है, ये तकनीकी कौशल भी नहीं है, ये कोई प्राचीन अनुष्ठान भी नहीं है। फिर पूछ सकता है वो आपसे, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, कौन से क्वेश्चन होंगे ये आप मुझे नहीं पता है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इंश्योर्स फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन द एम्स ऑफ एजुकेशन? वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा, शिक्षा के लक्ष्य में कौन सा संवैधानिक मूल्य निष्पक्षता सुनिश्चित करता है? फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी कहाँ से मिलती है? क्या ये लिबर्टी से मिलती है, क्या ये हायरार्की से मिलती है, क्या ये कंपटीशन से मिलती है? जी नहीं, ये किससे मिलती है? जस्टिस, न्याय में ही तो हम निष्पक्षता की बात करेंगे ना। स्वतंत्रता में निष्पक्षता की बात होगी नहीं, पदानुक्रम में होगी नहीं, प्रतिस्पर्धा में होगी नहीं, तो किस में होगी? जस्टिस में होगी। ठीक है, आप सिर्फ कॉमन सेंस लगाकर भी इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, ये इतने आसान, आपका सिलेबस ही इतना आसान है। फिर वो कह रहा है कि लिबर्टी इज प्रायोरिटाइज्ड एज एन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विच, इस स्रोत के अनुसार स्वतंत्रता को शिक्षा के लक्ष्य के रूप में प्राथमिकता दी गई है। क्या लोकल गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कह रहा है, क्या कॉर्पोरेट पॉलिसीज ऐसा कह रही हैं, या ग्लोबल ट्रेड लॉज ऐसा कह रहे हैं? तो भैया आपको पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि ये भारतीय संविधान है जो ऐसा कह रहा है ना। भारतीय संविधान कह रहा है कि जो स्वतंत्रता को शिक्षा के लक्ष्य के रूप में प्राथमिकता दी गई है। फिर वो कह रहा है नेशनल पॉलिसी, अब आ गए, अब एक यूनिट आपकी कवर होगी। अब हम नेशनल, हालांकि अब मुझे यूनिट ढंग से नहीं याद आ रही, शायद ये भी पहली यूनिट का हिस्सा है। नेशनल पॉलिसी 2020 इनवाइसेज दैट स्टूडेंट्स शुड डेवलप। वो कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना है कि छात्रों को विकसित करना चाहिए। क्या विकसित करना चाहिए? रोट लर्निंग, रटने का कौशल विकसित करना है, कि साइंटिफिक टेम्पर विकसित करना है, कि डिपेंडेंसी विकसित करनी है, कि पॉलिटिकल बायस? तो भाई राजनीतिक पूर्वाग्रह, निर्भरता और रटने का कौशल नहीं है, तो आप ऐसे भी जान सकते हैं। और वैसे भी आपके सिलेबस में ही लिखा है कि साइंटिफिक टेम्पर और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस की बात एनईपी 2020 बहुत सारी बातें कर रहा है, पर इन दो बातों पे आपका शिक्षा का लक्ष्य केंद्रित है आपके सिलेबस के अनुसार। तो साइंटिफिक टेम्पर हो गया इसका आंसर। फिर अलोंग विद साइंटिफिक टेम्पर व्हाट अदर एम डज एनईपी 2020 एम्फसाइज फॉर स्टूडेंट्स? तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको कौन सा है, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के, कि हम आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत, इतना बात हो रही है देश, दुनिया, समाज में, मीडिया में, थोड़ा न्यूज़पेपर भी पढ़ा करिए आप लोग। फिर एक्सटर्नल रिलायंस की बात नहीं है, पैसिव लिसनिंग की भी बात नहीं है, आइसोलेशन की भी बात नहीं है, तो ये किसकी बात है? सेल्फ रिलायंस की बात है। फिर कह रहा है द एम ऑफ सेल्फ रिलायंस इन एनईपी 2020 इज इंटेंडेड टू कंट्रीब्यूट टू, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य का उद्देश्य किसमें योगदान देना है? किसमें योगदान देके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं? इंटरनेशनल टूरिज्म में, कि ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी में, कि ट्रेडिशनल फेस्टिवल में, कि इंडिविजुअल हॉबीज में? भैया ट्रेडिशनल फेस्टिवल और इंडिविजुअल हॉबीज तो कहीं से नहीं है। इंटरनेशनल टूरिज्म में हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, पर उसमें भी कंफ्यूज होने की बात नहीं, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, तभी तो सेल्फ रिलायंस होने से ही तो इकोनॉमी बढ़ेगी। फिर पूछ रहा है विच वैल्यू इन द सिलेबस फोकसेस ऑन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज? पाठ्यक्रम में कौन सा ऐसा मूल्य है जो समान अधिकारों और अवसरों पर केंद्रित है? ये हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में थोड़ा सा ऐसा हो गया ना, बड़ी मुश्किल से, तो भैया हिंदी टाइपिंग इज नॉट एट ऑल इजी फॉर अस, हम लोग इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं, तो वो इधर उधर चेंज करने में फॉन्ट देखो ऊपर नीचे हो गया, लेकिन तब भी मतलब समझ में आ रहा है। तो विच वैल्यू इन द सिलेबस फोकसेस ऑन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज? पाठ्यक्रम में कौन सा मूल्य समान अधिकारों और अवसरों पर केंद्रित है? तो क्या ये इक्वालिटी है, क्या ये प्रॉफिट है, क्या ये सीक्रेसी है, क्या ये डिवीजन है? तो भैया प्रॉफिट, सीक्रेसी और डिवीजन तो वैसे भी नहीं है, कौन सा है? इक्वालिटी, उसमें नाम में लिखा है समानता। अब इसके बावजूद भी आप गलत कर देंगे तो कैसे काम चलेगा है? बहुत इजी मैंने क्वेश्चंस बनाए भी हैं भाई, मुझे 2 सेट बनाने थे तो मैंने बहुत सुपरफिशियली बनाया है, लेकिन एक आपको तरीका बता रही हूँ कि कैसे आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे आप सही उत्तर पे टिक लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो, सही पता है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत सही पे लगा दीजिए, नहीं पता है तो गलत आंसर हटाते जाइए उसमें से, तो एक बचेगा, वही सही हो जाएगा, है ना। नेशनल पॉलिसी, बाकी तुक्का लगाना एक ऑप्शन तो आपके पास है ही। नेशनल पॉलिसी 2020 एम्स टू मेक एजुकेशन ए टूल फॉर, वो कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा को किसका उपकरण बनाना है? किसका उपकरण हम शिक्षा को बना सकते हैं? क्या राजनीतिक नियंत्रण का? नहीं। क्या यथास्थिति बनाए रखना है, मेंटेनिंग स्टेटस को? नहीं। क्या मानकीकृत परीक्षण इसका उद्देश्य है? नहीं। किसका, इसका उद्देश्य क्या है? हम इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन करें और सेल्फ रिलायंस बन सकें, ये इसका उद्देश्य है, इसका उपकरण बनाना है शिक्षा को।
कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं भाई वैज्ञानिक स्वभाव से, हम वैज्ञानिक बन जाएं, सब लोग वैज्ञानिक बन जाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं। हम इसे समझते हैं क्या अंधविश्वास समझते हैं? नहीं। क्या तर्क करने की प्रवृत्ति या रट कर याद करना या परंपराओं का पालन करना? तो निश्चित रूप से ये तर्क करने की प्रवृत्ति है, कुतर्क की बात नहीं कही जा रही है। तर्क यानी कि जो कहा जा रहा है उसको सोच विचार के, तौल के, देख के तब हम उसको सही मानेंगे, किसी की भी कुछ भी कही हुई सुनी बात पे को सही नहीं मानेंगे, ये साइंटिफिक टेम्पर है। फिर which educational approach promotes क्या कह रहा है? साइंटिफिक टेम्पर। कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक सोच को सबसे अधिक बढ़ावा देता है? कौन सा भाई? क्या लेक्चर मेथड ऐसा करता है? क्या डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा करता है? क्या डिक्टेशन ऐसा करता है? नहीं। क्या करता है? इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हम लेक्चर मेथड से साइंटिफिक टेम्पर नहीं बढ़ा सकते, ना ही हम प्रदर्शन से बढ़ा सकते हैं, ना ही डिक्टेट करके बढ़ा सकते हैं। हम सिर्फ जांच और प्रयोग कक्षा में करें, आपसे करवाएं, तो हम आपके में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर सकते हैं। फिर है विच कंसेप्ट रिफर्स टू ए सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल आर इक्वल। कौन सी अवधारणा उस समाज को संदर्भित करती है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी लोग समान हैं? अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन आपको मिलता है, ये कहाँ चला जाता है, ये इगेरिटेरियन या अथॉरिटेरियन या इलीट या फ्रेगमेंटेड। क्या ये सत्तावादी समाज? नहीं। क्या ये विशिष्ट समाज? नहीं। क्या ये खंडित समाज? नहीं। कौन सा समाज? समतावादी। वो कही रहा है इगेरिटेरियन, समतावादी, सब समान है। फिर अब आ जाइए कल्चर पे। व्हाट इज मेंट बाय कल्चर? संस्कृति से क्या अभिप्राय है? ओनली ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स? नो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओनली? नो। पॉलिटिकल सिस्टम? नो। इट इज ए वे ऑफ लाइफ ऑफ ए सोसाइटी। ये समाज का जीवन जीने का तरीका है संस्कृति। संस्कृति में सब कुछ आ जाता है। फिर विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर? वो कह रहा है कि एक समूह से दूसरे समूह में सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार की प्रक्रिया को कौन सा शब्द वर्णित करता है? क्या ये संस्कृतिकरण है? क्या ये एकाग्रता है? क्या ये अलगाव है? ये प्रसार है। शब्द में ही लिख दिया है प्रसार, तो ये डिफ्यूजन है, कल्चरल डिफ्यूजन। ठीक है। फिर ये है एकल्चरेशन। एकल्चरेशन मेनली इन्वॉल्व संस्कृति अनुकूलन मुख्यतः किससे संबंधित है? क्या ये आनुवंशिक परिवर्तन से संबंधित है? नो। क्या ये राजनीतिक क्रांति है? नो। क्या ये जलवायु परिवर्तन है? नहीं। ये क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान और अनुकूलन, ये कल्चरल एक्सचेंज एंड एडेप्टेशन है। फिर कह रहा है कि एजुकेशन एम्स टू फोस्टर अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स नोन एज। जब आप अक्रॉस डिफरेंट कल्चर मतलब कई संस्कृतियों में शिक्षा जब ये अंडरस्टैंडिंग फोस्टर करती है तो उसको क्या कहा जाता है? शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ को बढ़ावा देना है, जिसे कहा जाता है। क्या ये सांस्कृतिक अस्वीकृति है? नहीं। क्या ये एक संस्कृति की बात है? नहीं। क्या ये नृवंश केंद्रिता की बात है? नहीं। ये क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। फिर कह रहा है कि एकल्चरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एसिमिलेशन बिकॉज संस्कृति अनुकूलन समाकलन से कैसे भिन्न है? इट इन्वॉल्व्स नो चेंज, ऐसा तो नहीं है। इट डिस्ट्रॉयज ऑल कल्चर, ये भी नहीं है। इट इज ओनली इकोनॉमिक, ये भी नहीं है। क्या है? इट अलाउज रिटेंशन ऑफ ओरिजिनल कल्चर, क्योंकि जो एकल्चरेशन है वो ओरिजिनल कल्चर को रिटेन करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, इसको समझ लीजिए कि कल्चरल डिफ्यूजन क्या है, एकल्चरेशन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, डिफ्यूजन क्या है ना। बस 2-4 शब्द हैं जो एक जैसे हैं, बाकी सारा क्लियर ही है। फिर डिफ्यूजन एंड एकल्चरेशन आर पार्ट ऑफ दी। प्रसार और संस्कृतिकरण किसका हिस्सा है? क्या ये प्रशासनिक संदर्भ का हिस्सा है? नो। क्या ये आर्थिक संदर्भ का हिस्सा है? नहीं। तकनीकी संदर्भ का भी नहीं है, तो किसका है? कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ का हिस्सा है। Which of the following is categorized as a cultural function of education? इनमें से कौन सा शिक्षा के सांस्कृतिक कार्य के लिए रूप में कैटेगराइज किया गया है? मैकेनिकल ट्रेनिंग, यांत्रिक प्रशिक्षण? नो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल कैंपेनिंग का भी नहीं है। क्या है? क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, है ना। सिलेबस ही अगर आपको सही से पता हो तो आधे प्रश्न का तो ऐसे ही निकल आएंगे। मतलब सिलेबस में ही आधी चीजें लिखी ना कि कल्चरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन कौन कौन से? क्रॉस कल्चरल डिफ्यूजन, एसिमिलेशन, एकल्चरेशन, सेंसिटाइजेशन, ये सब इसका कल्चरल फंक्शन है। फिर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस क्रिएटिंग एक्सेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट्स इज ए की कंपोनेंट ऑफ। वो कह रहा है कि पाठ्यक्रम के अनुसार सुलभ शिक्षण वातावरण बनाना किसका एक प्रमुख घटक है? क्या ये सैन्य प्रशिक्षण का घटक है?
क्या ये फाइनेंशियल ऑडिटिंग का है, पॉलिटिकल कैंपेनिंग का है? नहीं, ये एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। फिर विच स्पेसिफिक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क इज रिफर्ड रिगार्डिंग एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट? शिक्षा और सतत विकास के संबंध में किस विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय ढांचे का संदर्भ दिया गया है? SDG 4 का दिया गया है। फिर what is the primary purpose of addressing diverse needs in an educational setting? किसी भी शैक्षिक सेटिंग में what is the primary purpose of addressing diverse needs in an educational setting? वो कह रहा है शैक्षिक परिवेश में विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या हम इसके जरिए एक जैसे लर्नर बनाना चाहते हैं? नो। हम इसके जरिए छात्रों की संख्या कम करना चाहते हैं? नहीं। हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ाना चाहते हैं? नो। हम क्या करना चाहते हैं इसके जरिए? हम एक्सेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, यानी कि सुलभ शिक्षण वातावरण। फिर फोस्टरिंग सोशल कॉन्शियसनेस अमंग लर्नर्स इज ए स्ट्रेटजी टू अचीव। अगर हम सोशल कॉन्शियसनेस को फोस्टर करने की बात करते हैं बच्चों के बीच में, तो इसका क्या मतलब है? हम इससे क्या पाना चाहते हैं? क्या टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस? नो। इंडस्ट्रियल प्रॉफिट? नो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? नो। क्या पाना चाहते हैं इससे? इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। हम शैक्षिक अवसरों में समानता पाना चाहते हैं। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन इन इक्वालिटी इन एजुकेशन व्हाट शुड बी फोस्टर्ड अमंग लर्नर्स? शिक्षा में समानता के संदर्भ में शिक्षार्थियों के बीच क्या विकसित किया जाना चाहिए? क्या व्यक्तिवाद विकसित किया जाना चाहिए, या उदासीनता विकसित करनी चाहिए, श्रेष्ठता विकसित करनी चाहिए? क्या विकसित करना चाहिए? सामाजिक चेतना या सोशल कॉन्शियसनेस। किसके संदर्भ में? जब हम इक्वालिटी इन एजुकेशन की बात करें, जब हम ये बताना चाहते हैं आपको कि सभी समान हैं, सबके संग समानता का व्यवहार कीजिए, तो आप तभी तो मानेंगे ना जब आप सामाजिक रूप से चैतन्य होंगे, चेतना होगी आप में, आप एकदम सेंसलेस नहीं होंगे, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। Which concept involves the study of principle of construction for educational program? कौन है जो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करता है? सिलेबस करता है कि करिकुलम करता है कि एक्रीडिटेशन करता है कि इवैल्यूएशन करता है? करिकुलम। हम लोग करिकुलम पढ़ते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कैसे करिकुलम का निर्माण किया जाएगा। फिर दिस सिलेबस कंसेप्ट इन दिस कोर्स स्पेसिफिकली हाईलाइट्स द रेलेवेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ। इसमें किसकी बात की गई है कि आप सिलेबस में क्या इनकॉर्पोरेट कर दीजिए? मॉडर्न सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेट कर दीजिए? नहीं। फॉरेन लैंग्वेजेस? नो। कॉर्पोरेट लॉज? नहीं। क्या इनकलकेट करने की बात की गई है? IKS को इनकलकेट करने की बात की गई है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ होलिस्टिक अप्रोच टू करिकुलम डिजाइन? पाठ्यक्रम डिजाइन के समग्र दृष्टिकोणों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? क्या हम स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन तैयार करना चाहते हैं? क्या हम आपके रटने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं? आपके नॉलेज के स्कोप को कम करना चाहते हैं? नहीं। वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स, जिनकी पूर्ण विकसित एकदम और हार्मोनियस पर्सनैलिटी जिनकी हो, उनको सर्वांगीण जिनका विकास हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों को तैयार करने के लिए ही हमने करिकुलम के होलिस्टिक अप्रोच की बात की है। फिर along with IKS what other specific concept is integrated into holistic curriculum design and implementation? IKS के अलावा और क्या कहा जा रहा है? जोड़ लीजिए, पंचकोश। वही कह रही हूँ ना, आधे सवालों के जवाब तो आपको ऐसे ही पता चल जाएंगे अगर आपने सिलेबस को ढंग से पढ़ रखा है कि आपके सिलेबस में है क्या। भाई पूछने वाला भी क्या क्या पूछेगा, उतना ही सा तो हिस्सा है आपका कोर्स। फिर IKS which is integrated into the curriculum to develop well-rounded individuals refers to। IKS सर्वांगीण व्यक्तियों को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में एकीकृत IKS किसे संदर्भित करता है? मतलब IKS का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल बात, क्या ये इंटरनेशनल नॉलेज स्टैंडर्ड है? क्या ये इंडस्ट्रियल नॉलेज सेक्टर है या इंटीग्रेटेड नॉलेज सॉफ्टवेयर है? नो, इट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिया ऑफ स्टडी स्पेसिफिकली मेंशन्ड अंडर द करिकुलम कंसेप्ट? हम लोग करिकुलम में क्या पढ़ते हैं? प्रिंटिंग टेक्निक? नहीं। बिल्डिंग आर्किटेक्चर? नो। स्पोर्ट्स कोचिंग? नो। हम इसमें पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ करिकुला। फिर टू डेवलप वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स दिस सिलेबस सजेस्ट्स इंटीग्रेटिंग। सर्वांगीण व्यक्तियों को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम क्या एकीकृत करने का सुझाव देता है? क्या फिजिकल एजुकेशन? क्या मिलिट्री साइंस? क्या मार्केट ट्रेंड्स? नहीं, ये कहता है कि IKS और पंचकोश को अगर आपने अपने सिलेबस में इंटीग्रेट कर लिया तो ये बहुत बेहतरी करेगा विद्यार्थियों की। फिर what task must students perform regarding the relationship between syllabus and curriculum? पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बीच संबंधों के संबंध में छात्रों को कौन सा कार्य करना चाहिए? क्या हमको उनके टाइटल याद कर लेने चाहिए? उनको एक में मिला देना चाहिए? सिलेबस को इग्नोर करना चाहिए? नहीं, हमें करना चाहिए एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, उनके बीच के अंतर का विश्लेषण करना चाहिए। फिर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन आर एसेंशियल फॉर, जो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं वो किसके लिए आवश्यक है? क्लासरूम क्लीनिंग के लिए
कि स्टूडेंट रिक्रूटमेंट के लिए कि सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नहीं, ये एजुकेशनल करिकुला बनाने के लिए ज़रूरत है इसकी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पंचकोश इज इंटीग्रेटेड इनटू एजुकेशन टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ। पंचकोश को जब हम एकीकृत करें तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, विकास क्या होना चाहिए, लॉजिकल मशीन्स या फाइनेंशियल एक्सपर्ट या लीगल एडवाइजर। इसका लक्ष्य होना चाहिए कि हम वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स उत्पन्न कर सकें। ओके, तो ये एक सेट 35 क्वेश्चन का कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या किस तरीके से आपको सही उत्तर पर तक पहुंचना है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। और सबसे कंफ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका होता है कि मेहनत से हमको हर टॉपिक बेहतर से बेहतर तरीके से याद हो, तैयार हो। ओके, तो ये मेरा एक अटेम्प्ट बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने माइनर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करें। ये सेट 1 है, एक बार और सेट 2 डिस्कस करूंगी तो निश्चित रूप से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा आपका पेपर 1। ओके, सो बीए पार्ट 1, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।